एक चीज़ दोस्तों आपको चैट जीपीटी भी पूरी डिटेल से नहीं बता पाएगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में कितने सारे लेबर लॉज हैं और वो कब कैसे कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं, तो वो किसी को भी पता नहीं होता प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज करके जॉब देख रहे हैं, तो आपको कौन से लॉ आप पे अप्लीकेबल होने वाले हैं, कब कब आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे आपका जो सैलरी मिलती है और जो आपको सीटीसी बताते हैं उसमें कैसे डिफरेंस आता है, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, तो वो कैसे पता करें। तो वो आपको, अगर आप एक जॉब देख रहे हैं, जॉब देखने से पहले आपको जो मिनिमम जो 10-15 जो लेबर लॉज हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ में अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, अगर आप एक एचआर हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एचआर या कंप्लाइंस में इंटरेस्ट है कि मुझे सीखना है कंप्लाइंसेस के बारे में, तो ये कौन से एक्ट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज लेना चाहिए, तो वो भी ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों अगर आप नौकरी देख रहे हैं एचआर कंप्लाइंस वाले, तो अभी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो आगे चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर और स्लाइड के माध्यम जो 1 बाय 1 है वो एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, और इसको एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए हम टॉप 16 इंडियन लेबर लॉज के बारे में डिस्कस करें, जिस वजह से आपको और नॉलेज बढ़े और आप उनके बारे में और ज़्यादा आप सीख पाएँ। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो ये हमारा एक्ट है, अगर आप एक ग्रेजुएट करके आप जॉब देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी स्टेट का एक मिनिमम वेजेस डिफाइन होता है कि मिनिमम इस व्यक्ति के इस स्केल पे, उसके डेजिग्नेशन पे या उसके डिफाइंड होता है कि कौन सी कैटेगरी में अगर आप काम करते हो तो आपको उसको कितना आपको वेजेस मिलना चाहिए, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। बेसिकली इसी एक्ट के अंदर आपका कवर किया जाता है कि उसका न्यूनतम मजदूरी आपको कितनी मिलनी चाहिए। तो ये आप जो भी स्टेट पे अगर आप जा रहे हैं जॉब देखने, तो आप सबसे पहले आप उस स्टेट का मिनिमम वेजेस जरूर चेक कीजिए। बेसिकली आपको कहीं पे गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार चेंज भी होता है, कहीं पे साल में 1 बार भी होता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है स्टेट के अकॉर्डिंग। तो जितने भी आप काम करते हो तो आप एक बार ज़रूर चेक करें कि जो मुझे सैलरी मिल रही है वो मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग मिल रही है या नहीं, या कम तो नहीं मिल रही। अगर कम मिल रही तो ये आप इसके एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी में को मुद्दा उठा सकते हो कि मेरी मिनिमम वेजेस स्टेट में इतनी है तो मुझे इतना मिलना ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप एक एचआर हैं या एक एम्प्लॉई हैं, अगर आप जॉब देख रहे हैं, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट एक्ट है। फिर हमारा आता है कि अगर आपकी सैलरी डिफाइन होगी, आपको वो जो सैलरी है वो कब और कैसे मिले, वो आपका डिफाइन करता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पेमेंट किससे भुगतान की जाए, कैश में या ऑनलाइन। अभी जो एक्ट के अमेंडमेंट आया था कि जो भी आपको जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र बैंक के माध्यम से ही होनी है। और साथ में अगर आपका जो टाइम लाइन होता है, अगर आप जो सैलरी वो अगर आपने पूरे महीने अक्टूबर में काम किया तो आपकी जो सैलरी है वो 7 नवंबर तक की सभी एम्प्लॉय के क्रेडिट हो जानी चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉय का 1000 से कम है, अगर 1000 है तो 1000 से ज़्यादा है तो आप 10 तक आप कर सकते हो। बेसिकली 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अब जो अभी नया कोड ऑन वेजेस आने वाला है। और अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अगर आपका लग रहा है कि मेरे एम्प्लॉय ने गलत डिडक्शन किया, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। या अगर आप एम्प्लॉयर नहीं मान रहा तो आप कंप्लेंट रजिस्टर भी कर सकते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपका पूरा वेजेस डिफाइन होता है, कब आपको पे करेंगे, कब करना चाहिए, अगर कटौती करते हैं तो क्यों की। तो उसमें पूरे रजिस्टर डिफाइन करता है। एज ए अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको रजिस्टर डिफाइन करते हैं डिडक्शंस के, फाइन्स के, तो पूरा आपको मेंटेन करना पड़ता है अगर आप किसी का भी अगर आप गैर कानूनी तरीके से डिडक्शन करते हैं। तो ये एक्ट भी हमारे जो पेमेंट ऑफ वेजेस जो हमें मिलती है सैलरी, उसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। फिर आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो फैक्ट्री एक्ट में जितने भी हमारे वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ की सुरक्षा संबंधी नीतियाँ बनाने में सहायक होता है। और इसमें जो कार्यस्थल पे जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे सुरक्षा मिले, उसे स्वास्थ्य की ठीक रहे, उसकी दक्षता आदि पे नीति पे निर्धारित करता है। और वहाँ पे जो फैसिलिटी है उसे एज पर एक्ट को मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर आएगा तो आपको नॉन कंप्लाइंस दिखा के आपको पेनल्टी लगा सकता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है सोप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इंडिया। तो बेसिकली जो फैक्ट्री एक्ट में जो कंपनियाँ फैक्ट्री में नहीं कवर होती, बेसिकली सोप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में वो कवर हो जाती हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे देखेंगे तो भारत में अधिकांश जो कंपनियाँ हैं या जो शॉप्स खोलते हैं, छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हो गए या वर्कर्स हो गए, तो बेसिकली वो इसी सोप एंड कमर्शियल के अधिनियम के अंतर्गत आती है। और ये अधिनियम कार्य जीवन के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है, जैसे आपका मजदूरी, मिनिमम वेजेस, आपका वर्किंग हावर्स, आपका लीव्स, आपका बाल श्रम रिलेटेड
महिलाओं के अधिकार और बहुत कुछ इसके अंदर आपका शामिल है। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता होगा कि मेरे को कितना वर्किंग आवर्स करना, अगर आप कहीं कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, आपको कंपनी बोले कि 15 घंटे करना पड़ेगा, आपको इतना ही सैलरी मिलेगा। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम हमें कितने घंटा काम करना है। अगर हम उस घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो हमें कंपनी के क्या देना चाहिए। तो मिनिमम जो वर्किंग आवर्स अगर आपको कर सकता है मैक्सिमम वो 9 आवर्स का। अगर 9 आवर्स से ज़्यादा कोई भी वर्कर्स काम करता है तो उसे आप ओवर टाइम देते हैं, वो भी आपको डबल रेट से देना पड़ता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है सब स्टेट के अकॉर्डिंग। तो आपका लीव का भी इसके मतलब पता चलेगा आपको कंपनी में आपको हॉलीडेज़ कितनी मिलनी चाहिए, वीक ऑफ कब मिलना चाहिए, और जो लीव मिलती है जैसे आपका सिक लीव हो गया, कैजुअल लीव हो गया या अर्न लीव होती है, वो डिफाइंड होती हैं आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी लीव कब और कैसे मिलती है। अगर इससे कम मिल रही है तो आपका हैक है, आप बोल सकते हो अपने एम्प्लॉयर्स को कि एज पर जो हमारा शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें कम मिल रही है, और ये मुद्दा आप उठा सकते हैं। अगर इसमें कंप्लेंट करते हो तो इंस्पेक्टर बाकायदा आपको पूरा जो अधिकार मिलते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो पूरे आपको दिलवाएगा। फिर हमारा आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बेसिकली ये जो एक्ट है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे संबंध को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को समर्थन करता है। अधिक विवादों को न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपयुक्त मशीनरों का प्रदान करना और अवैध हड़तालों और तालबंदी को रोकने के लिए किया जाता है। बेसिकली अगर जहाँ ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, अगर आप इस ऐसे कंपनीज में काम कर रहे हैं तो ये एक्ट आपको पढ़ना बहुत मैंडेटरी है। अगर आप वहाँ पे काम करने जा रहे हैं तो इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को पढ़ें। अगर आप एचआर कंप्लायंस में हैं, ओनर्स हैं, तो ये एक्ट तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर हमारा आता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन एक्ट 1952। बेसिकली आप जो भी आपके जो डिडक्शंस होता है पीएफ का, वो आपको बेसिकली जो अगर इनकेस आप कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको बेसिकली जो आपको फंड डिडक्शन होकर सेव होता है वो इनकेस आपको जो मुश्किल आपको डिफिकल्ट टाइम में आपको प्रोवाइड करता था। अगर इनकेस आपको कुछ होता था तो आपको फैमिली को जो आपका पीएफ का बैलेंस है वो प्रोवाइड करता था। साथ में आपका जो इंश्योरेंस होता है वो लमसम आपका 7 लाख का प्रोवाइड करता है। साथ साथ में पेंशन भी अप्लीकेबल होते हैं। तो यही जो इस योजना का सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में ये एक्ट आपका मदद करता है। और ये आपके जो अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो आपके सीटीसी में मेंशन होता है ईपीएफ, जो 12% आपका एम्प्लॉयज़ आपकी सैलरी से डिडक्शन होता है और 12% आपको कंपनी की तरफ से उनको जमा करना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। बेसिकली जो स्टेट ये है श्रमिकों के लाभ की सुरक्षा करता है, और जो भी कोई अगर बीमार या काम करते समय किसी तरह के घायल हो गए तो ये SIC 100 वित्त पोषित सुरक्षा प्रपत्र और सभी श्रमिकों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना। यह एक योजना कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए औषधि है, मतलब मेडिकल्स बेनिफिट्स प्रदान करती है या किसी प्रकार के आपको रोजगार चोट के कारण मृत्यु के मामले में आश्रित तरह के लिए आश्रित लाभ भी प्रदान करती है। तो ये पूरा अगर आपको बीमार हो जाते हो या 20 दिन 25 दिन तो वो आपको पूरा SIC की तरफ से आपको वो जो सैलरी मिलती है उसका एवरेज सैलरी मिलती है। अगर आपको परिवार में कोई भी बीमार होता है तो अनलिमिटेड आप बिना कोई खर्च, जैसे आपको मेडिकल अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपका लिमिट होता है, लेकिन SIC के अंदर कोई भी लिमिट नहीं होता। आप कितने का भी आप बिल्कुल फ्री में इलाज करवा सकते हैं। जो लेकिन इसकी लिमिट होती है कि जिनकी ग्रोस सैलरी 21,000 तक होती है वही इसके SIC एक्ट के अंदर कवर होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो ये एक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो बेसिकली जितनी भी हमारी फीमेल्स या शादीशुदा महिलाएं अगर वो इस एक्ट में कवर होती हैं, यह अधिनियम महिलाओं को उनके मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान मातृत्व लाभ के भुगतान का प्रावधान करता है। मातृत्व लाभ की राशि की गणना महिलाओं के काम से वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए उसके औसतन दैनिक वेतन के आधार पर की जाती है। दोस्तों जो भी हमारी जो फीमेल्स वर्कर्स काम करती हैं, अगर आप फीमेल्स हैं, अगर आप जॉब देख रही हैं तो आपको कब आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए आप एलिजिबल होती हैं, कब ले सकती हैं और आपको कितने वीक्स का आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। बेसिकली जो अमेंडमेंट हुआ था लेटेस्ट उसके अकॉर्डिंग आप 26 वीक्स का आपको मातृत्व लाभ का आपको बेनिफिट्स मिलता है, जैसे 26 वीक्स का आपको पूरा पेड आपको सैलरी आपका जो है वो पूरा आपको मिलता है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। तो अगर आप एक HR हैं या एम्प्लॉयर हैं, अगर आप फीमेल एम्प्लॉय हैं तो आपको एक तो जरूर पढ़ना चाहिए जो आपको आपके अधिकार के बारे में बताएगा। और इनकेस आपको मातृत्व लाभ लेना है तो इस एक्ट के अंदर आप ले सकते हैं। फिर हमारा आता है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑन वर्क प्लेस एक्ट 2013। पोस्ट अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 2013 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम एक कानून करता है। तो जितने भी अगर ये सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का अधिनियम था, जो भी अगर उनको सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है कोई भी फीमेल को या मेल को, तो ये एक्ट उनको प्रोटेक्ट करता है।
फिर आता है द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। तो बेसिकली अगर आप काम करते टाइम आपको कोई भी दुर्घटना हो गई, घायल व्यक्ति के लिए मददगार होता है। श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 का उद्देश्य आकस्मिक चोट की स्थिति में श्रमिकों के साथ साथ उनके आश्रितों को मुआवजा के रूप में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे इन केस आप पर जैसे कोई काम करते टाइम आपको लग गई, कुछ भी हो गए, तो जो भी उसका जो खर्चा होगा वो पूरा आपका कंपनी ही पे करती है। तो ये एक्ट में मेंशन है, द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होगी। तो अब अगर आप अपने एम्प्लॉयर्स को बोलते हो तो भी उनको नहीं पता होगा, तो वो पढ़ेंगे तो उनको फिर ये देना पड़ेगा। तो अगर आपको इनकेस काम करते टाइम आपको लगती है आपका कुछ भी एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में जो भी आपका मेडिकल्स की जो खर्चा होता है वो आपको कंपनी ही पे करेगी। फिर आता है आपका द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। बेसिकली बहुत ही बोनस भुगतान अधिनियम 1965 किसी प्रतिष्ठान के लाभ और उत्पादक के आधार पर कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली बोनस की राशि और नियंत्रित करता है। बेसिकली जो कंपनी 5 साल से ज़्यादा पुरानी होती है और वो प्रॉफिट में है, तो उस केस में उनको बोनस प्रदान करना पड़ता है। बोनस जो मिनिमम होता है आपका बेसिक सैलरी का 8.33% और मैक्सिमम आपका 20%। तो बेसिकली जो मैंने एक्ट है लगभग एक्ट 90% एक्ट मैंने पूरे पे एक्ट पे वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर आता हमारा द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 एक भारतीय कानून है जो कंपनियों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों या न्यूनतम 5 साल की सेवा के बाद इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को एकमुश्त ग्रेजुएटी का भुगतान करने का अधिकार देता है। तो ग्रेजुएटी अगर आपको नहीं मिलती, अगर आप 5 साल रेगुलर काम करें, वो एम्प्लॉयर नहीं देता, तो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा अधिकार देता है। टाइम अगर वो 30 दिन में नहीं करते, आपको ग्रेजुएटी पे नहीं करते, तो उसके बाद में एम्प्लॉयर को पेनल्टी के साथ पे करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर्स को दोनों पता होना चाहिए ग्रेजुएटी एक्ट के बारे में। हमने पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या फॉर्मूला होता है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर आता हमारा द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो बहुत सारी अभी जो कंपनी हमारी कॉलेज है वो आपको ट्रेनिंग करवाती हैं, तो आपको कैसे अप्लाई करें कि मुझे अच्छी जो ऑफिस हैं या अच्छी कंपनीज में मुझे आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल जाए या मुझे 6 महीने का अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग में मिल जाए नेप्स के थ्रू। तो बेसिकली नेप्स का एक पोर्टल है जहाँ पे अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉयर या एज ए आप स्टूडेंट है, तो दोनों रजिस्टर करके वहाँ पर अपने CV डिटेल अपडेट कर सकते हैं, किस में आपने कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट है, कहाँ आपने अगर आप IIT कर रहे हो तो उस फील्ड रिलेटेड डिटेल आपको कंपनी सर्च करेगी। और आप जो कंपनियाँ पोस्ट डालती हैं कि हमें इस बंदे की इस डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेनिंग के बंदे चाहिए, तो उस केस में आप वहाँ से CV निकाल के आपको कॉन्टेक्ट करके आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट में आपको कवर करेगा। और अप्रेंटिसशिप एक्ट में अगर आप एज ए ट्रेनी काम करें तो आपको उसमें वर्किंग आवर्स आपका कितना होना चाहिए, आपको वीक ऑफ कब मिलना चाहिए, अब वो टाइम करा सकते हैं या नहीं करा सकते, अगर इन केस आपको काम करते टाइम कुछ लग जाता है तो उस केस में आपको क्या क्या बेनिफिट देता है, तो पूरा इस सेक्टर के अंदर आपका कवर है। तो इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर आता है हमारा द प्रोफेशनल टैक्स एक्ट। तो बेसिकली डिपेंड करता है आपके स्टेट पे कि आपका PTAX जो हम आपको सैलरी में डिडक्शन होता है, बेसिकली ये सभी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, अहमदाबाद या इधर काम कर रहे हैं तो आपको मंथली आपको डिडक्शन होता होगा PTAX का, अगर आप अपनी पे स्लिप में से कर सकते हैं। बेसिकली जो इसका जो यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये स्टेट को डेवलप करने के लिए ये डिडक्शन किया जाता है। फिर आता है हमारा लेबर वेलफेयर फंड। आपको बेसिकली ये भी सभी स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं है, 15 से 16 स्टेट में एप्लीकेबल है। और ये जो डिडक्शंस होता है ये बेसिकली जो वर्कर काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए और उनकी फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए बनाया गया। तो ये इसलिए मैंने इसमें ऐड किए हैं क्योंकि जो डिडक्शंस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जो लेबर वेलफेयर फंड पे आपका डिडक्शन होता है, PTAX भी आपका सैलरी से डिडक्शन होता है, PF डिडक्शन होता है, आपका SIC डिडक्शन होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं जो एज पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप डिडक्शन करना मैंडेटरी होता है। तो ये 4 एक्ट आप देखना और इसी के अकॉर्डिंग आप करें। इससे ज़्यादा कोई डिडक्शन हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। वो आ सकता है आपका इनकम टैक्स, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपका TDS भी कट सकता है। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959। तो बेसिकली जो ये सेम टू सेम वही है कि अगर आपकी कोई भी कंपनी में वैकेंसी आ रही है तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट में आपको इंटीमेट करना पड़ता है एज ए एम्प्लॉयर को। और अगर आप एक एम्प्लॉय हैं जो इंटीमेट एम्प्लॉय करता है तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके आप ये पता कर सकते हैं कि किस कंपनी में कौन कौन सी डेजिग्नेशन के लिए डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकले और आप अप्लाई करो। बेसिकली ये पहले ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन हो गया। तो आप ऑनलाइन जैसे एम्प्लॉयर अपना लॉगिन बनाएगा वैसे आप एम्प्लॉयज़ भी अपना लॉगिन बना के अपना CV अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हो। और अगर आप एक एम्प्लॉयर है तो आपको अच्छा बंदा, अगर आपको वर्कर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, तो वहाँ से आप हायर कर सकते हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कौन सी कंप्लाइंस करनी होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है।
फिर हमारा लास्ट जो आता है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। तो बेसिकली जो भी अगर आपके यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है या आप एज ए ओवरऑल काम करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर कौन से कंप्लाइंसेस करने होते हैं, आपको कौन से डायरेक्शन गलत ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो टाइम पे पीएफ जमा नहीं करते, एसआईसी नहीं जमा करते, टाइम पेमेंट नहीं करते। तो ये पूरा एक्ट उसमें कवर करता है कि जो बेनिफिट जो मिलने चाहिए एज ए ओवरऑल एम्प्लॉय को वो सेम टू सेम जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो लेबर उनको भी पूरे सेम टू सेम बेनिफिट मिलने चाहिए। तो ये पूरा एक्ट उसमें डिफाइन करता है क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, क्या क्या नहीं मिलने चाहिए। तो अगर आप एक ओवरऑल एम्प्लॉय काम करें या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहा है, जैसे हम आउटसोर्स मैन पावर के थ्रू भी बोलते हैं, अगर आउटसोर्स वेंडर मैन पावर वाला काम कर रहा है तो कौन कौन सी कंप्लाइंसेस करनी होती है एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, एज ए अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कौन कौन सी कंप्लाइंस करनी चाहिए। तो ये एक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट लेबर लॉज है तो सभी को पढ़ना चाहिए। तो जिस वजह से आप इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने आप में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आशा करते हैं इन एक्ट्स के बारे में आपको पता चला होगा। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, अगर आप डीप में सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।